नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से आपकी बातचीत करवाते हैं जो राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं वंदना दुबे जी से, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक महिला होकर के बिना किसी सपोर्ट के वंचित बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोला, विवेकानंद अनाथ आश्रम। ना ही सिर्फ उनके लिए अनाथ आश्रम खोला, बल्कि इनके आज के डेट में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। गोड्डा में ये स्कूल भी चलाती हैं, इसके अलावा बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। आज हमारे साथ वंदना जी मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। चलिए अब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका जो ये अनाथ आश्रम खोलने का जो निर्णय आपने लिया, ये कैसे लिया आपने? कोई इंसिडेंट था? क्योंकि ज़्यादातर लोग को हम देखते हैं जो भी ऐसा कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट से इंस्पायर होते हैं, कोई घटना ऐसी उनकी लाइफ में होती है जिसको कि देख करके वो ऐसा कोई काम करते हैं। तो आपके जीवन में ऐसी क्या घटना थी? देखिए, पहला तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो जब वो अपने जीवन में गरीबी देखे तो हमको एक ही चीज़ लगा था कि जब मेरे माता पिता सब कोई है तो हमको पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, जो भी और कुछ था जो हम करना चाहते थे अपने लाइफ में जी। वो सारा कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। तो मेरे लाइफ का एक ही मकसद बना कि हर लोग अपने लिए जीना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि हमको पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ना है। पर मेरा एक ही मकसद था कि हम कुछ ऐसा करें, उन बच्चों के लिए करें जिनके की कोई मदर फादर नहीं हो। तो उन बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। बस इसी पर्पज़ से ये अनाथ आश्रम हम खोले हुए थे और ये 2005 से हम चालू किए और अब तक चालू है। जी। आपके लाइफ में एक घटना हुई थी जब आपने देखा था कि कुछ बच्चे थे जो डस्टबिन के पास थे और उन बच्चों को देख करके आप इंस्पायर हुए थे। उस इंसिडेंट के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, अचानक से हम लोग का कुछ काम था जो कि हम देवघर गए हुए थे। तो देवघर में क्या हुआ था कि मेरे पास मात्र 20 रुपये का एक नोट था जो हमको खाना खाना था खुद के लिए। जी। तो जब वहाँ पर हम लोग गए तो देखे क्या कि एक डब्बे के पास जो ना 3 बच्चियाँ थी बैठी हुई और तीनों बच्चे रो रहे थे। जी। तो जब वहाँ पर उसके पास हम पहुँचे, मतलब वो 1 घंटे से रोए जा रही थी और 1 घंटे से हम उस बच्ची को देख रहे थे। जी। तो जब हम उसके पास गए ना तो आसपास के जितने लोग थे तो सब इकट्ठा हो गए मेरे जाने के बाद। उसके पहले उसके पास कोई नहीं आया था। अच्छा। तो उस बच्ची से जब पूछे कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो वो अपना जो बताई कि मेरे फादर हमको यहाँ पर छोड़ करके गए कि तुम यहाँ पर बैठो, हम आते हैं, और वो अब तक आई नहीं। अच्छा। और वो भूखी है। तो 20 रुपया दे करके उसको हम लोग खाना दिए। तो सबसे पहला चीज़ ना मेरे पास उस समय एक हमको सबक मिला कि जब हम उसके पास गए तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसके पहले तो उसके पास कोई भी नहीं गया हुआ था। तो इसका अर्थ ये होता है ना कि आप कुछ भी जब करते हैं तो आप पहला कदम आगे बढ़ाएंगे तभी लोग आपके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले उन लोगों को कुछ करना है। तो उसी दिशा में वो घटना कहीं ना कहीं मेरे मन में एक छाप छोड़ करके गया और उन बच्चों से ही हम शुरुआत करना स्टार्ट किए थे। जी। वंदना जी, 2005 में आपकी अनाथ आश्रम की शुरुआत हुई। 2 बच्चों से आपने शुरू किया था। आज 80 से अधिक बच्चों के लाइफ में आप चेंजेस ला चुके हैं। क्या कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिला है आपको इस पूरे जर्नी में? देखिए, जिस जगह पर हम अनाथ आश्रम चला रहे हैं वो 2005 में गोड्डा बहुत एक छोटा शहर है। सबसे बड़ी बात वहाँ पर होती थी कि लड़कियाँ कोई काम नहीं करती थी। जी। अगर कोई लड़की काम से बाहर निकल जाए तो लोग उसको गलत दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि जो लड़कियां काम करने के लिए निकल गई वो एक तरह से फ्रॉड है, उसको उसी दृष्टि से देखा जाता था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पेरेंट्स भी उन्हीं के बात में होते हैं कि नहीं, हमारे घर की बच्चियां काम करने के लिए नहीं निकलती। तो पहला तो फेस हमको घर करना पड़ा था। जी। घर से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उस समय सिर्फ मेरा एक रहता था कि देखो हम जा रहे हैं, इतने टाइम में हमको घर आ जाना है, आप लोग सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। तो ठीक है, वो विश्वास भी करते थे और हम चल भी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना ये होता था जब घर आप आए और पापा पूछ रहे कितना देर कहाँ लग गया, कैसे गई, वो लोग बोल रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं मन के अंदर में एक चीज़ लगता था कि अगर हम लड़का होते तो क्या ये सवाल हमसे पूछा जाता? मेरा भाई है, वो बाहर जाता है, वो कुछ काम करता है, तो उसको तो ये सारा फेस नहीं करना पड़ता है और हम तो दूसरे के लिए जा रहे हैं। ये अपना मेरा तो करियर कुछ था नहीं। जी। तो जब दूसरे के लिए हम करें तो लोग इसे समझ क्यों नहीं पा रहे? तो पहला फेस मेरे लिए वो चीज़ था।
दूसरी बात क्या हुई ना कि धीरे धीरे जब आप उसको काम करने लगे तो लोगों का एक तरीका होता है कि कुछ लोग आपको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग आपको गलत समझते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आपका काम बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे ये तो पैसा कमाने का जरिया है भाई, कुछ नहीं 2 बच्चे लेते आओ उसे रखो। तो वो फेस करना ना बहुत मुश्किल था जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक शब्द जान रहे हैं कि अनाथ, ये जो शब्द था उस समय लोगों के लिए उसको मतलब एक खराब दृष्टि से देखा जाता था कि कैसे बच्चे हैं ये, किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं। और हम एक ब्राह्मण समाज से आते थे तो वहाँ पर के जो लोग थे ना वो बड़ी एक अजीब सा निगाह से देखते थे कि तुम ये सब कैसे करती हो, उसको नहलाती हो, उसको रखती हो, ऐसा करती हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जब बच्चे मेरे पास थे ना तो उस समय एक छोटा सा पुआल चदरा का एक घर था। अच्छा। जिसमें हम बच्चे को रखते थे अपने पास में, ना पानी का साधन था ना शौचालय था। तो उसको लेकर के हम जाते थे, मेरे बगल में ही एक पोखर था जहाँ पर हम बच्चों को ले करके जाते थे। तो जब ले करके जाते थे, कपड़ा ले करके जाते थे, खुद से साफ करना, उसको नहलाना, वो मेरा काम था, हमको अच्छा लगता था। पर जो लोग देखते थे ना उनको लगता था कि ये पागल हो गई है, उनके दृष्टि में ये एक पागलपन था और कुछ भी नहीं। तो उन सारे चीज़ों को फेस करना, कभी ना कभी मन में एक टीस आता था कि लोग मेरे भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे, हम जो कर रहे हैं वो करना इतना आसान नहीं था। दूसरे के बच्चों को अपनाना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे कि 2005 में उसमें लोग कास्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे जी। कि बच्चे कैसे कास्ट के हैं, कैसे फैमिली से थे, पता नहीं किसके बच्चे हैं, क्या है नहीं है। तो कभी कभी ना कई फंक्शन भी होते थे तो लोग हमको नहीं बुलाते थे। अच्छा। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत टफ रहा। इसके अलावा जब जुवेनाइल एक्ट आया था उस टाइम भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ। आपके अनाथ आश्रम के लिए वो टाइम भी बहुत बुरा था, उस बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, जब आप कुछ पहले से कर रहे हैं, 2005 से हम चलाए थे तो उस समय ना कोई जुवेनाइल एक्ट था ना कुछ भी था। आप बच्चों को रख रहे थे, उसको एक अच्छा लाइफ दे रहे थे। 2015 से मतलब ये लागू हुआ, लेकिन हम लोगों को 2017 में ये चीज़ पता चला था जी। जो गोड्डा जिला में आया था लेटर, तो 2017 में पता चला था। तो जब ये आया तो हमको लगा कि अगर रजिस्ट्रेशन पहला किसी को मिलेगा तो वो हमको मिलेगा, क्योंकि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं। हम भी चाहते थे कि, मेरी भी इच्छा थी कि भाई सरकार का जो नियम कानून है उसके साथ में चलना किसको नहीं अच्छा लगता, वो चलेगा ही चलेगा। पर जब कमेटियाँ बनती है, जो सारे चीज़ बनते हैं, तो वो क्या होता है ना कि अधिकतर कमेटियाँ पैरवी से बनती है। जो हकीकत है, आपका अप्रोच है, आप अपना दीजिए बायोडाटा, आपको उसमें डाल दिया गया, आप बन गए। तो जहाँ पैरवी हो गया ना, वहाँ ना आपके अंदर में कोई फीलिंग है, ना समझदारी है, ना आप प्रैक्टिकल हैं उन सारे चीज़ों के प्रति। तो जब वो कमेटियाँ बनी तो उनका एक सवाल था मेरे पास कि आपको तो जुवेनाइल एक्ट में रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आपके पास बहुत सारे जगह होंगे, कमरे होंगे, एसी होंगे, सोने के लिए बेड होंगे, अच्छे अच्छे वो सारे चीज़ें। तो भाई मेरा सवाल था कि ये सारे जो चीज़ें आप हमें बता रहे हैं वो मुझे मिलेंगे कहाँ से। लोग तो मान लीजिए कि अगर हम किन्हीं लोगों को जोड़े हैं तो मेरा पहला मकसद था कि बच्चों का भूख मिटाना। जो बच्चे मेरे पास थे उनका भूख मिटाना। तो किसी से 1 किलो चावल ले लिए, उसके शरीर में जो कपड़ा डालना था वो लोगों से मांग करके ले लिए, सोने का जगह जो बिस्तर था जो मेरे पास था वो हम दे दिए। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं था। सरकारी स्कूल है भाई, वहाँ भेज दिए हम पढ़ने के लिए। हमने किन्हीं भी बच्चों को घर पे नहीं रखा, सबको स्कूल से जोड़ दिया जी। तो उसका लाइफ तो वहीं से स्टार्ट हो गया। अब आपके एक्ट में अगर नियम है कि आप पलंग देख रहे हैं, आप एसी देख रहे हैं, तो वो मेरे पास कभी नहीं हो सकता जब तक कि सरकार हमको देगी नहीं, किसी लोग से तो हम मांगेंगे नहीं जी। तो उसमें मेरा एक जवाब था कि आप ये भी कर सकते हैं कि हमको 1 साल का टाइम दे दीजिए। 1 साल का टाइम मिलने के बाद फिर हम धीरे धीरे उन सारे चीज़ों को करेंगे, लोगों के पास बात रखेंगे। तो कुछ लोग जो कमेटियों के थे तो उनका था कि भाई ठीक है, आपको 1 साल का समय दिया जाएगा, आप कीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर कुछ जो लोग थे ना, उनका था कि नहीं आप नहीं कर सकती हैं, आपके संस्था को बंद कर दिया जाएगा, आप इसको बंद कर दीजिए। तो मेरा एक चीज़ था कि हम इसके लिए लड़ना चालू किए कि हमको लड़ना है।
कि इन जो बच्चे मेरे पास बच्चे से रह गए, उनका एक लगाव है एक दूसरे से। और 2005 में कोई कमेटी नहीं था जिसके सामने हम प्रस्तुत कर सकते थे। आज कमेटियाँ बनी थी, ये बच्चे 17 साल के हो गए, तो 1 साल के लिए बच्चे को हम कहाँ देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ बच्चों को हमने हैंड ओवर भी किया कि भाई चलो अगर ये नियम है तो हम हैंड ओवर करते हैं। बच्चे मेरे पास रहे या कहीं पर भी रहे, बच्चे सुरक्षित रहने जरूरी है। और रहा बात काम करने का, तो हमको रोड पर भी अगर किसी का मदद करना है तो उसके लिए किसी एक्ट का आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में अगर समाज सेवा है ना तो हम कहीं पर भी जा कर के करेंगे। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके पास इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो वो जो एक सफ़र रहा, तो ये समझ जाइए कि एक सच और झूठ का एक लड़ाई चल रहा था। मतलब एक तरफ पूरा प्रशासन था, एक तरफ हम अकेले थे। तो हमको ये विश्वास था कि जीत मेरा ही होगा, हमने कोई गलत नहीं किया। तो उनका तभी कहना था कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो भाई केस करो, केस में आप क्या डालोगे कि हमने किसी भूखे को भोजन कराया? ये कोई केस नहीं होता है। अगर जुमनाइल एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है तो वो आप हमको दीजिएगा, हम लेटर आपको देंगे। आपका काम है दिलवाना, मेरा काम नहीं है दिलवाना। तो इन सब चीज़ों से जब लड़ने लगे ना तो प्रैक्टिकल हुई। ये जो इतने दिनों से हम भावनाओं से काम कर रहे थे ना, तो समझ में आ गया हमको कि लोग आपको रास्ते में कैसे कैसे मिलेंगे और किसको कैसे कैसे आपको फेस करना है जी। तो वो दौर मेरे लिए बहुत कठिन रहा, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है जी। आज भी मेरे पास बच्चे हैं और वो अच्छे से रह रहे हैं जी। तो इस पूरे जर्नी में आपको बहुत सारे संघर्षों से झेलना पड़ा और अभी भी बताते हुए आपकी आंखें नम हो जा रही हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब जाकर के वर्थ हुआ 2016 में जब आपको राजीव गांधी समाज सेवा पुरस्कार से नवाजा गया और मानव सेवा पुरस्कार से नवाजा गया। वो क्षण कैसा था, कैसा आपको लगा जब राष्ट्रपति जी से आपने पुरस्कार लिया? देखिए, सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है कि जब उसे कहीं पर भी सम्मान मिलता है तो उसको लगता है कि मेरे काम के एवज में जो वो सम्मान मिला ना, वो उसका एक खुशी का पल होता है जी। तो जो मेरे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे फैमिली के बहुत सारे ऐसे लोग थे, रिलेटिव थे कि अपने घर नहीं बुलाते थे कि पता नहीं ये क्या क्या वर्क स्टार्ट कर दिया इन सारे चीज़ों के बीच में जी। तो जब हम वहाँ पर गए ना तो कुछ लोग मेरे समाज से आए कि नहीं मेरे घर का नाम रोशन कर दी। तो फिर जो है ना कि मेरा नाम चारों तरफ होने लगा भाई कि हमारे फैमिली से तो कोई राष्ट्रपति भवन नहीं गया था, फिर मेरे फैमिली से गई। फिर ये लगने लगा कि हमको अपनी बेटी पर गर्व है जी। ये सबके बीच में आने लगा। लोग हमसे मिलने के लिए आने लगे, फैमिली के लोग, कि देखो बनना है तो इसके जैसा बनो, कि देखो क्या होता है। तो लोगों का सोच बदलने में ना समय नहीं लगता जी। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और एक जगह पर आपसे इतना छोटा गलती हो गया ना, एक कहीं पर लोग बोल दिया कि आप गलत है, तो लोग पीछे हट जाएंगे। फिर तो आप बहुत गलत है कि हम तो बोल रहे थे कि लड़की को तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए था जी। अनाथ आश्रम के अलावा आप बच्चों के एजुकेशन के लिए भी बहुत काम करती हैं। गोड्डा के सुदूर इलाकों में जहाँ पे झारखंड सरकार के स्कूल तक नहीं खुल पाए, वहाँ पे आपने अपने स्कूल खोले और बच्चों को जहाँ पे 75 ईयर्स तक उनके माँ बाप भी जो अनपढ़ हैं, आज उन बच्चों को जहाँ कुछ नहीं आता था, आपके कारण वो A for एप्पल और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उस काम के बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए, संजोग से रहा क्या कि हम अचानक से सुंदर पहाड़ी गए हुए थे जी कि सुंदर पहाड़ी गए थे। उस समय हम लोगों को एक सूचना मिला था कि वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती है ना, तो उनको लोग बहला फुसला करके दिल्ली काम करने के लिए लेकर के जाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग गांव गए हुए थे कि जाकर अपने नज़र से देखा जाए कि सत्य क्या है और बच्चे जा क्यों रहे। तो जब वहाँ पर गए ना तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि बड़े बड़े बच्चे थे, 12-14 साल के बच्चे। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हाँ मेरा ये नाम है। तुम्हारा एज क्या, तो नहीं पता। तुम किसी स्कूल में पढ़ते हो, नहीं पता। अभी हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? तो हम लोग जाते हैं काम करने के लिए। काम करने के लिए कौन भेजता है? तो मेरे मम्मी पापा, तो जो उनके पेरेंट्स होते थे वो काम के लिए। तो उनको जब बुलाया गया तो वो बोले कि देखिए यहाँ पर सामने में स्कूल नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर थे। हम बोले नहीं, सरकार का नियम है, अब तो 1 किलोमीटर पे शायद स्कूल खुलता है जी। तो बोले 1 किलोमीटर है, पर आपको इधर से 1 किलोमीटर लगेगा। पहाड़ पर्वत पार करते हुए जब आप चलिएगा तो 3-4 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हम बोले आप इसको पढ़ाना चाहते हैं? तो बोले नहीं, हम लोग तो काम करवाएंगे, हम लोगों को पैसा से मतलब है। तो हम लोगों का क्या था ना कि भाषा समझ में एक दूसरे का नहीं आता था। वो आदिवासी बात करते थे, हम लोग हिंदी। तो फिर ना अपने साथ में 2 आदिवासी बच्चियों को लेकर के गए
और उसको दिखाए कि ये बच्चियाँ मेरे पास रहती थी, इसके मदर फादर नहीं हो और ये आज पढ़ रही है, तुम आपके ही कास्ट की बच्चियाँ, आप ही के जगह की बच्चियाँ, और ये देखिए आज क्या क्या कर रही। तो जब वो लोग समझाए ना, तो वो तो एक बार विश्वास में वो बच्चे हमको तो देते नहीं, तो हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि यहाँ पर क्यों नहीं एक स्कूल खोला जाए। तो वहीं पर का एक लड़का है, उसको बुलाए कि मेरे साथ काम करना चाहोगे, तो बोलेगा अगर आप हमको कुछ भी पॉकेट खर्च भी दीजिएगा तो हम कर लेंगे। उसको जब वहाँ पर लगाए तो धीरे धीरे क्या बोले कि बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, उसको इंटरेस्ट जगने लगा पढ़ने में। तो उनका कहना था कि दीदी ये लोग कभी शहर नहीं देखे हैं, कभी कुछ देखे नहीं, इसको पता नहीं कि पढ़ाई क्या चीज़ है जी। तो क्यों ना इसको हम लोग आपके आश्रम में ले आए, तो वहाँ देखेंगे तो समझेंगे। तो उसी क्रम में ना बच्चों को लेकर के हम आश्रम आए थे। तो उस समय लगभग में 20 बच्चे थे जिसमें लेकर के आए थे। तो 20 बच्चों को जो कभी तुम लोग ट्रेन पे बैठे हो, तो नहीं, हम लोग ट्रेन पे नहीं बैठे। तो जब ट्रेन पे बैठा ना, तो उसके चेहरे खिल गए थे। उसे लगा कि शहर आ गए हैं तो शहर घूमना कैसे रोड होता है, कैसे गाड़ी होता है, क्या होता नहीं होता। तो उसके चेहरे पे जब मुस्कान आया ना, तो लगता है कि आपने कुछ किया और कुछ करना चाहिए। उसी के दरमियान में ये सारा चीज़ जो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए, तो बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी और स्कूल भी चलने लगा। आज भी मेरे आश्रम में जो है वहाँ पर अभी 40 बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जी। अगर आपके आश्रम की बात करें तो उसमें बच्चों को लेने का क्या प्रोसेस है, कहाँ से आपके ये बच्चे आते हैं? हम लोग जो लेते हैं, हाँ, और कैसे हम लोग आप पहले इनको ये एडमिट पता करते हैं ना कि बच्चे का ग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो उससे ये पता चलता है कि आदिवासी में अधिकतर क्या होता है ना कि अगर मदर डेथ कर गई तो फादर दूसरा शादी कर लिया। तो दूसरा शादी करने के बाद क्या होता है ना कि वो उस घर के बच्चे को भूल जाते हैं और अपना एक नया लाइफ स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं, उनको प्यार नहीं मिलने लगता है, कुछ नहीं। तो हम लोग ने क्या कि उसके फादर से बात करते हैं कि आपको इस बच्चे से मतलब इसको रखना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसको हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो वो तो उसको छोड़ चुके होते हैं। तो उसके जो रिलेटिव होते हैं और जो गांव के मुखिया होते हैं, उनसे एक लिखित लेते हैं कागज़ कि हम लोग इसको जो भी लेंगे, इसको पढ़ाई लिखाई करके फिर इसको गांव में हैंड ओवर कर देंगे। वो नहीं कि हमको रखना है, उसको पढ़ाई लिखाई करके इसको हैंड ओवर। तो उसी प्रोसेस से उनसे लिखवा लिया जाता है कि बच्चे को हम लोग अपने पास में रखेंगे, उसको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। वो मुखिया का साइन चाहिए और जो उनके पेरेंट्स बनेंगे उनका एक साइन चाहिए। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो जब आपने ये काम शुरू किया था तब इनिशियल डेज़ में आपके पास में क्या फाइनेंशियल सपोर्ट था और अब क्या है? देखिए, जिस समय हम खोले थे तो उसमें काफ़ी छोटे थे, तो वो तो मेरी इच्छा थी कि मतलब मुझे ऐसे काम करना है तो स्टार्ट कर दिए। और तभी ये नहीं समझ में था कि हमको ये भी फेस करना पड़ेगा कि हम इन बच्चों को भोजन कहाँ से कराएंगे, क्या कराना है, नहीं कराना है, ये कभी सोचे नहीं थे। मतलब कोई सोच के डिसीजन नहीं लिया गया था। जी। तो शुरुआती तौर में जब परेशानी हुआ, 1-2 दिन के बाद रखने के बाद पता चल गया कि रोज़ हमको खाना का ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई पेंसिल का ज़रूरत है, कॉपी का ज़रूरत है, तो इसको पूरा कैसे करें। तो फर्स्ट में तो हम लोगों ने क्या किया था ना कि एक हम लोग अपने गांव में काम करते थे कि जिसको जिसको समाज सेवा करना है, तो जब खाना बनाते थे एक मुट्ठी चावल खोलते थे। जी। तो पहला वो माध्यम किए कि ठीक है भाई, जो चावल आएगा। तो वो जो गांव के जो बच्चे थे ना, जैसे 2 से 4वें 5वें संख्या तो बढ़ती चली गई, पर चावल तो मेरे पास उतना का उतना ही था। तो जब बहुत दिक्कत होने लगा तो हम रुई का बत्ती बनाते थे घर पे ही, डेली का डेली रुई का बत्ती बनाते थे और मार्केट में देते। तो ज़्यादा नहीं बना पाते थे, 10 पैकेट 20 पैकेट बनाए तो 1 रुपया करके 1 पैकेट मिलता था। मतलब 20 रुपया आपके पास आ गया तो समझिए 1.5 किलो चावल आपके पास हो गया। कभी 12 रुपया किलो चावल, 13 रुपया किलो, ऐसे ही चावल मिलता था। तो उसी से उनका भोजन कराते थे। क्योंकि उस समय कोई लोग भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका जो एक सपोर्ट होता है ना कि हमको यहाँ पर देना है, वो चीज़ नहीं था। ये तो 2016 से धीरे धीरे एक सपोर्ट मिले। आज क्या है कि आज बहुत सारे लोग जुड़ गए हमसे, जो समाज के लोग हैं कि भाई बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो 50 किलो चावल मेरे तरफ से रहेगा। कोई दाल पहुँचा दिया, कोई अपने बच्चों के कपड़े पहुँचा दिए, कोई बच्चों के स्कूल का फ़ी कटा दिया। तो लोग भी जागरूक हो गए, इससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। अभी फिर हम लोग के ज़िला में जैसे अडानी कंपनी लगी है, तो उनके माध्यम से कुछ बच्चों का एजुकेशन चल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 60-70 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को जो हम लोगों ने हॉस्टल में डाल दिया है, तो उनका खर्च जो है वो अडानी उठाती है। तो कहीं ना कहीं किसी के आने के बाद कुछ तो सपोर्ट तो मिलता है। तो वो सपोर्ट धीरे धीरे होना चालू हुआ। और लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है ना कि एक विश्वास आपके प्रति जग गया
कि ये जो काम कर रही है वो अच्छा है, तो इसमें अपना लोग योगदान दे रहे हैं। जी, 12 जनवरी 2005 को आपने इस अनाथ आश्रम की स्थापना की। इतना समय हो गया है, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि जिस मकसद से मैंने इस संस्थान की शुरुआत की ना, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब जैसे कि बच्चे बड़े हुए जी, एक बच्ची का जब हम शादी करा रहे थे, तो वो मेरे लिए जो क्षण था एक मतलब माँ के जैसा था। तो उस समय लगा कि हम जो किए अपने जीवन में, ये आज हम सफल हो गए जब हम उसका कन्यादान किए थे। जी। और दूसरा, जब 2 बच्चे हैं जो मेरे नाम पर एक एजुकेशन बंधना एजुकेशन के नाम पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। अच्छा। तो वो एक अच्छा लगता है कि बच्चे जब आपका कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो बच्चे को हम बोलते थे कि हमको गुरु दक्षिणा में यही देना कि जैसे हम तुम लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तुमको जोड़ रहे हैं, तो तुम अपने से गरीब स्टूडेंट को पढ़ाना। तो वो बोला कि बन्ना दी, हम पूरी तो सारे बच्चों को तो फ्री में नहीं पढ़ा सकते, पर जो गरीब स्टूडेंट है उसको पढ़ाएंगे जी। आपके उस राह पर चलेंगे। तो जब वो अपने सेंटर का नाम बंधना एजुकेशन सेंटर रखा गया ना, तो वो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सफल हो गए। जब बच्चे संस्कारी हो जाते हैं, आपके कदमों पर चलते हैं, जैसे जैसे आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा पल लगता है जी। आप बता रही हैं कि आपने एक बच्ची का कन्यादान किया था। आपके जितने भी बच्चे हैं आपके अनाथ आश्रम में, वो सब आपको माँ कहते हैं। आपको न्यूज़पेपर में आपको एक टाइटल देते हैं, गोड्डा की मदर टेरेसा। इतने यंग एज में एक ऐसा टाइटल मिलने पर आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि वो तो एक महान, मदर टेरेसा एक बहुत महान हस्ती है। उनके जैसा बन पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी लोग एक नाम देते हैं। तो वो जो नाम दिए हैं उनको तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको उस लायक समझे। लेकिन सबसे चीज़ क्या है ना कि अपने मन की संतुष्टि, आप मन से जो आपको नाम मिला है, कि आप मन से संतुष्ट हैं उस चीज़ के लिए, कि आप वैसे हैं कि नहीं। तो मेरा मन अभी भी बहुत संतुष्ट नहीं है जी इस नाम को लेकर के। वो तो बहुत महान हस्ती थी वो तो, और अभी तो मेरा शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, ये तो हम नहीं कह सकते। पर जब मेरा मन स्वयं में संतुष्ट हो जाएगा ना कि हमने जो सेवा किया उससे मेरा मन संतुष्ट हो गया। लोग कितने संतुष्ट हैं पता नहीं, पर मेरा मन जिस दिन संतुष्ट हो जाएगा उस दिन उस नाम का हमको फ़र्क पड़ेगा कि हाँ, ये जो नाम मिला है वो सही है। जी, आपकी दिनचर्या जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्थान है उसमें आपका क्या रोल है? आप सुबह से क्या क्या करती हैं बच्चों के साथ में? क्या आप एक शिक्षिका जैसा काम करती हैं, या फिर क्या क्या रोल है आपका, ये जानना चाहेंगे? अगर एक माँ से पूछा जाए सुबह से आपका क्या रूटीन होता है, तो शायद वो बताना बहुत मुश्किल है कि कब क्या आपको काम पड़ जाए, कहना मुश्किल है। तो मेरा सुबह का जो दिनचर्या है ना, बिल्कुल एक माँ वाइफ उस टाइप से है। सुबह उठना, बच्चों से मिलना कि वो क्या कर रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार करवाना। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे जो सेरेलैक खाते हैं तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आते हैं, तो उनको सेरेलैक देना, फिर स्नान करके पूजा पाठ करना, फिर अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना। तो वो मेरा सुबह शाम का बस ये काम है, बच्चों के बीच में रहना। पढ़ाई हम बहुत कम ही करवाते हैं, अच्छा। क्योंकि उसके लिए टीचर है, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के पास हम रोज़ बैठते हैं जी। कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, कहीं किसी बात से उसको कोई ठेस तो नहीं पहुंचा, ये उसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो एक एज होता है ना, वो बिगड़ने का रहता है। तो आप उसको समय नहीं देंगे ना, तो वो फिर बच्चे बन नहीं पाएंगे। तो अभी वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो बहुत संस्कारी हैं, किसी में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जैसे आप बहुत सारे जगहों से आप देखेंगे कि गेट पे गार्ड लगा हुआ है, बच्चे बाहर ना निकले, यहाँ ना निकले, बच्चे भाग गए। वो कभी मेरे साथ में नहीं हुआ जी। बच्चे कभी मतलब मार्केट गए, वहाँ से आना है जाना है, वो मेरे पास ही रिटर्न होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो हमसे जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए। तो वो मेरा दिनचर्या है, दिन भर उन सारे चीज़ों को देखना, पूजा करना, बस यही मेरा डेली है। मतलब कि हर एज ग्रुप के बच्चे हैं आपके पास, और उन सबको आप ना ही सिर्फ उनके एक्सटर्नल नीड्स जैसे कि फूडिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, और इसके अलावा किताबें, कपड़े, ये सब तो मुहैया कराती ही हैं। इसके अलावा उनको आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर और लव, जो एक माँ का जिम्मेदारी है, वो आप पूरा करती हैं। हमारे दर्शक जो आज देख रहे हैं, उनको अगर आप समाज सेवा से लेकर के कुछ अगर आप कहना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, समाज सेवा करने के लिए कोई जगह का होना ज़रूरी नहीं। आप अपने आसपास में देखिएगा कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कचरा चुन रहे हैं। आज भी इन सारे चीज़ों, बहुत सारे एक्ट निकले, फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे आपको कचरा चुनते हुए मिल जाएंगे।
तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके लिए कुछ करें या ना करें, उसे किसी स्कूल में डलवा दें, या फिर आपसे कॉपी पेंसिल, आपका कभी कोई वैसा सेलिब्रेट करते हैं आप क्या कहता है बच्चे का बर्थडे करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें उसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। आज जो लोग केक काटते हैं, ये काटते हैं, तो उससे बेहतर है ना कि आप कुछ गरीब बच्चों के लिए कर दें, तो वो अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जो काम कर रही हैं बहुत ही नोबल है और उसके लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ आपको। वंदना जी, ना ही सिर्फ कुछ बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में भी तो चेंजेस लेकर के आ रही हैं उन बच्चों के कारण, बट इतने सारे बच्चों के लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस लेकर के आ चुकी हैं। 2016 में ये अवार्ड पाने वाली राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड पाने वाली झारखंड राज्य की पहली महिला हैं और इस वजह से ये महिलाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है। वंदना जी नई दिशाएं दे रही हैं, ना ही सिर्फ उन बच्चों की ज़िंदगी में, बल्कि मुझे लगता है कि अपने जैसी बहुत सारी यंग औरतों के लिए भी इंस्पिरेशन है वो। मदर टेरेसा का नाम इनको देना बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं एक छोटे स्टेज पर भी, तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है। और गोड्डा ज़िला में वंदना जी ने बहुत सारे चेंजेस लेकर के आई हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हर हफ्ते हम ऐसे ही मेहमानों को लेकर के आते हैं जो पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे कि हमारी आज के मेहमान। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप डीडी झारखंड पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आप दूरदर्शन के किसी भी अन्य कार्यक्रम को देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।